So here we start with electron transfer system, wherein हमें पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। और जब इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, अच्छा आई गेस नाउ थिंग्स आर प्रीटी मच विजिबल। या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, जहाँ पे देर आर 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस विच आर अवेलेबल। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा। और ये कॉम्प्लेक्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होता है तब कुछ एनर्जी रिलीज होता है, जिसको एटीपी में ट्रैप कर लिया जाता है एंड इट इज यूटिलाइज फर्दर। ठीक है, अब एग्जैक्टली ये होता कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जितने भी NADPH2, सॉरी जितने भी NADH2 ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बने हैं, ये सारे NADH2 जो है बेटा, दे आर बीन oxidized to NAD at complex 1 with the help of an enzyme called as NADH dehydrogenase। ठीक है, NADH2 से जो दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, उस दो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों ही चीज FMN के पास जाता है, कॉम्प्लेक्स 1 के FMN के पास। FMN इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस FMN के अंदर, सॉरी राइट, इस FMN के अंदर बेटा, इस FMN के अंदर FES कॉम्प्लेक्स भी छुपा हुआ होता है। जस्ट एज इफ हीमोग्लोबिन में होता है कि एक प्रोटीन है जिसके अंदर छोटा सा दूसरा केमिकल भी रहेगा, उसी प्रकार FMN के अंदर FES कॉम्प्लेक्स होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर ही अटकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो FES तक जाता है। तो FMN जो है वो उसका हाइड्रोजन देगा कोएंजाइम को, और इलेक्ट्रॉन जो है वो FES के द्वारा कोएंजाइम को देता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। So hydrogen and electron both are donated to coenzyme Q, which is also called as ubiquinol। वो हाइड्रोजन को लेके रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं यूबिक्विनॉल। याद रखना बेटा, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनॉल इज कॉल्ड एज यूबिक्विनॉल। ठीक है, अब यहाँ तक समझ पाए हम। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH2 NAD में कन्वर्ट होता है, दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन FMN से FES के द्वारा जाता है कोएंजाइम Q के पास। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं यहाँ पे और प्रोटॉन पास हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाता है मेम्ब्रेन का। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस मैट्रिक्स में से 4 हाइड्रोजन बाहर भेज दिए जाते हैं इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए। कट टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये जो कोएंजाइम क्यू रिड्यूस्ड फॉर्म में है विच इज यूबिक्विनॉल जो है, वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को डोनेट कर देता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स 3 में कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही है, जिस कारण की वजह से इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम B C1 के पास चले जाता है, और हाइड्रोजन जो है उसको वापस से बाहर फेंक दिया जाता है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो पहले 4 गए थे, अब 2 और एक्स्ट्रा चले गए, तो टोटल कितने चले गए बेटा, 6 हाइड्रोजन बाहर चले गए। अब जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 के पास जा रहे हैं, ऑफ कोर्स वाया FES कॉम्प्लेक्स, तब फिर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन बाहर फेंकते हैं इस बारी, इंस्टेड ऑफ 4 सिर्फ 2 ही फेंक रहे हैं। तो मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन बाहर चले जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास था, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू कॉम्प्लेक्स 4। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट करने वाले केमिकल का नाम क्या है? सो उस ट्रांसपोर्ट करने वाले केमिकल का नाम है साइटोक्रोम C। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिक्विनॉल के द्वारा साइटोक्रोम B के पास जाएगा, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, C1 से साइटोक्रोम C जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा टू कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 में उसके कॉपर यूनिट के पास जाएगा, वहां से साइटोक्रोम A के पास, A से A3 के पास, और फिर कॉपर के पास जाएगा। और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अंदर की तरफ। वो बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, तो वो वापस जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहीं पे डोनेट कर देता है, मीनिंग इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन बैक टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, और ऑक्सीजन के द्वारा जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा।
तो स्टेबलाइज होने के लिए वो क्या करेगा, जो मैट्रिक्स में दो हाइड्रोजन है या मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन है उनमें से दो हाइड्रोजन को वो ले लेगा और बना देगा वाटर मॉलिक्यूल विच इज नथिंग बट मेटाबॉलिक वाटर बेटा, राइट। अब यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रहा है। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, अंदर से दो इलेक्ट्रॉन वापस से बाहर आ जाए। तो पहले दो थे, पहले चार थे, फिर दो आए छह, फिर दो आए आठ, अब और दो आ गए यानी 10, यानी टोटल कितने हो गए बेटा, 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए। अब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए हैं और धीरे धीरे और भी बाहर आएंगे, तो जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट होता है वो चेंज हो जाएगा। अब बाहर ज्यादा प्रोटॉन है और अंदर कम प्रोटॉन है, तो इस मेम्ब्रेन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो ये मेम्ब्रेन बोलता है प्रोटॉन को कि भाई तू अंदर आ जा करके, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है मेरे पे करके, तू बाहर बहुत बढ़ गया है, जबकि तेरा जरूरत बाहर नहीं अंदर की तरफ है। तो हाइड्रोजन बोलता है मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तुम आने दोगे क्या, आर यू अलाउड। तो मेम्ब्रेन बोलता है नो, मुझे ये परमिशन है ही नहीं कि मैं आपको मेरे थ्रू जाने दूं। तो वहां पे आ जाता है कॉम्प्लेक्स 5 विच इज एटीपेस एंजाइम। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ऑल ऑफ दीज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वन बाय वन विल गो ऑन पासिंग, आई जस्ट चेंज द कलर, वन बाय वन ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है बेटा वो एक एक करके यहाँ पे अंदर आते जाएंगे। तो पहला हाइड्रोजन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, जैसे ही चौथा हाइड्रोजन आता है वैसे ही ये जो F1 पार्टिकल होता है वो रोटेट हो जाता है। यानी कैसे होगा बेटा, यू हैव इट लाइक दिस। सो पहला हाइड्रोजन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, जब चौथा जाता है ना तो F1 जो पार्टिकल है वो थोड़ा रोटेट हो जाता है। जैसे ही रोटेट होता है वो बहुत सारा एनर्जी रिलीज कर देता है और ये एनर्जी फटाक से एटीपी उसके अंदर स्टोर कर लेता है, एंड दैट्स हाउ वन एटीपी इज फॉर्म्ड एट एवरी 4 हाइड्रोजन। तो अगर बेटा, अगर हर 4 हाइड्रोजन पे, समझने का कोशिश करो, हर 4 हाइड्रोजन पे अगर एक एटीपी बन रहा है, तो एनएडीपी के वक्त तो 10 हाइड्रोजन निकले थे ना, तो 10 हाइड्रोजन कितने एटीपी देंगे, करेक्ट 2.5 एटीपी। अब 0.5 जैसा कुछ होता नहीं, तो दिस वी विल अप्रोक्सीमेट टू 3 एटीपी molecule. That is the reason it has been said that for every NADP, that is for every NADH2, you have two ATP molecules, which is, sorry, three ATP molecule, which is synthesized. All right, beta. Going a step more ahead. ये हो गया NADH2 का। जब हम FADH2 के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है FADH2 के लिए, FADH2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सक्सिनिक एसिड, दैट इज सक्सिनेट, गेट्स कन्वर्टेड टू फ्यूमरेट। अब जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तब दो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जो FAD ले लेता है, और ये FAD जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को दे देगा कोएंजाइम Q के पास। तो वो रिड्यूस होकर बन जाएगा कोएंजाइम QH2। ये कोएंजाइम QH2 जो है वो दो हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देगा बाहर की तरफ, बिकॉज कोई हाइड्रोजन आयंस है नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देगा टू कॉम्प्लेक्स 2, जैसा पहले हुआ वैसा है। तो एक्चुअल सीन क्या होता है पता है बेटा, कि ये यहाँ पर अगर हम, आई हैव टू अंडरस्टैंड, ये यहाँ पर इस रीजन पे इतना पूरा रीजन जो ओ, मैं थोड़ा आसान करवा देता हूँ, ये पूरा रीजन जो है इसको हमें देखना ही नहीं है। वी डोंट हैव टू ऑब्जर्व दिस एंटायर रीजन, इसको हमें छुपा देना होगा, ठीक है। तो लेट अस जस्ट से कि लेट अस जस्ट से कि ये पूरा इलाका अगर हमारा डार्क एरिया हो चुका है जो हमको देखना ही नहीं है, तो अब हमें देखना कितना है बेटा, हमें सिर्फ इतना चीज देखना है यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जो कोएंजाइम क्यू है ना, वो सेम कोएंजाइम क्यू है जो यहाँ पर था, समझ पा रहे हम, ये तीन है ऐसे, यू हैव कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3। तो कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोएंजाइम क्यू के पास जाएगा, और कोएंजाइम क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो गए। फिर
साइटोक्रोम बी से C1 के पास जाएगा, वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। C1 से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास, तो वहां पे भी सेम चीज, एंड हाफ ऑक्सीजन इज टेकन एंड वाटर इज बीन फॉर्म, तो वहां पे भी 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। सो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए बेटा? 6 हाइड्रोजन। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 4 हाइड्रोजन जो है वो एक एटीपी बना रहे हैं, तो अगर 4 हाइड्रोजन एक एटीपी बना रहा है, अगर 4 हाइड्रोजन एक एटीपी बना रहा है तो 6 कितना बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 6 हाइड्रोजन विल गिव यू 1.5 एटीपी, बट 0.5 जैसा कुछ होता नहीं, सो वी विल अप्रोक्सीमेट दिस टू एज 2 एटीपी, एंड दैट इज द रीजन वी से दैट 1 FADH2 is capable of giving you 2 ATP molecules, absolutely. So यहीं पे अगर हम कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लाइकोलिसिस के द्वारा NADH2 मिलता है हमको एक स्टेप में। तो 2 NADH2 मिलते हैं, हर एक में 3-3 एटीपी मिलेगा, तो 6 एटीपी हो गए बेटा। क्रेब्स साइकिल का अगर हम बात करें, तो उसमें NADH2 कितने होंगे? तो उसमें 4 NADH2 होते हैं, और वो चारों 2 बार रिपीट होंगे, तो 8 हो गए। और एक जो है वो 3 एटीपी दे रहा है ना? एक जो है वो 3 एटीपी दे रहा है। सो 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना बेटा? 24 एटीपी। परफेक्ट है। फिर इसके अलावा वी हैव FADH2। तो ऐसे 2 FADH2 है हमारे पास। हर एक FADH2 जो है वो 2 एटीपी दे रहा है। मतलब हाँ, करेक्ट, ओके ओके। एक FADH2 2 बारी रिपीट होगा और 2 दे रहे हैं। तो देन इन दैट केस यू हैव 4 ATP मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। सो टोटल अब कितना हो जाएगा? 34 ATP। सो ETS के द्वारा, आउट ऑफ 38 ATP molecules which are synthesized during aerobic respiration, 34 is obtained by ETS, तो बच गए 4, जिसमें से 2 are taken by glycolysis or made by glycolysis, and 2 are made by Krebs cycle. This is how the exact entire energy, that is 38 ATP energy of aerobic respiration, is carried out. I hope the concept is clear, beta. No doubts are full clear. ठीक है, आगे चलते हैं for the next concept. ये अपने को वही पूरा ETS ही बताया गया है बेटा, तो हमें डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। ये बैलेंस शीट भी अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे क्या है। ये वाले शटल्स हमको सिलेबस में नहीं है, तो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस। वी डायरेक्टली कम फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। सो जब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, तो सिनेरियो क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन? बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड में। ठीक है, जब ये कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में, तब हमारे पास 2 NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं NADH2 में, और साथ ही साथ हमें मिल जाते हैं 2 ADP से 2 ATP मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा नेट रिएक्शन, बराबर है। पायरुविक एसिड आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिड एल्डिहाइड। हाउएवर, हमें मिलते हैं 2 पायरुविक एसिड, तो 2 एसिटाल्डिहाइड मिल जाएंगे, जहां पे यू विल हैव रिमूवल ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक रिएक्शन से एक, अल्टीमेटली देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज रिलीज्ड। द एंजाइम दैट इज इन्वॉल्वड इन डूइंग दिस रिएक्शन इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, एंजाइम इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल आगे जाके हमको देते हैं 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल, विच इज अल्कोहल दे देंगे। और यहाँ पे उसको हाइड्रोजन चाहिए। माइंड यू बेटा, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन निकाला, लेकिन यहाँ पे हमको ऐड करवाना है, तो यही NADH2 इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जिसके हाइड्रोजन लेके वो बन जाएगा NAD। जिस कारणवश, अच्छा, एंजाइम विल बी डिहाइड्रोजिनेस। इसी रीजन के वजह से हमारे पास कोई भी फ्री NADH2 नहीं बचते हैं, तो ETS का जरूरत ही नहीं है बेटा।
ETS का एनारोबिक रेस्पिरेशन में जरूरत ही नहीं है, बिकॉज NADH2 जो है वो वहीं पे घूम रहा है। राइट, आर वी क्लियर अप टिल हियर? दिस रिएक्शन इज मेजरली कैरिड आउट बाय ईस्ट सेल्स, ज्यादातर ईस्ट करता है, विच इज सैक्रोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेर्विसिए। यही मॉलिक्यूल है जो सबसे ज्यादातर ज्यादातर यही केमिकल है, सॉरी बैक्टीरिया है या फिर ईस्ट है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और ये ईस्ट जो है वो 13% में ही अपने आप को पॉइजन कर देता है। यानी 13%, जब जब 13% ऑफ अल्कोहल बन जाता है, तो दैट अल्कोहल हैज द केपेबिलिटी ऑफ किलिंग ईस्ट सेल इटसेल्फ। जिसने उसको बनाया वही उसको मार रहा है, या उसी को ये अल्कोहल मार देता है, जिस वजह से इम्प्योर फॉर्म में हमें 13% अल्कोहल मिलता है। तो प्योर फॉर्म में 100% अल्कोहल कैसे मिलेगा सर? बेटा इसी 13% को तुम बॉईल करो, डिस्टिलेट करो, तो यू गेट ओनली अल्कोहल फर्स्ट, which is volatile in nature. Thus, you will have alcohol coming first, and that's how 100% alcohol is obtained. All right, समझ पा रहे हम? अब कुछ एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हमारे बॉडी में भी होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें बेटा यही ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा विथ यही सेम रिक्वायरमेंट्स। उसके साथ साथ पायरुविक एसिड विल फर्दर गेट कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, और जब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तब सेम चीजें हो रही है, विच इज NADH2 से कन्वर्ट हो जाता है NAD। ठीक है, एंड एंजाइम जो है दैट विल बी डिहाइड्रोजिनेस, व्हिच इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ऑलराइट, सो हमें एक चीज याद रखना है कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में देयर इज नो CO2 फॉर्मेशन या रिलीज, सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन डज नॉट अकर। बट इथेनॉल सिंथेसिस में you have CO2 formation. This is one of the distinguish that we have for alcohol fermentation या alcohol formation। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन किया है, थोड़ा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है, हमने काफी कट शॉर्ट करके उसको समझ लिया है। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे डिस्टिंग्विश बताया है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो काफी ऑब्वियस सा डिस्टिंग्विश है बेटा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड दोनों में ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वेरस यहाँ पे सारा रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल या एसिड हो सकता है। इसमें ज्यादा एनर्जी मिलता है, दैट इज 38 एनर्जी मिलता है, इसमें 2 ही एनर्जी मिलता है। इसमें NADH का ब्रेकडाउन विगरस होता है, इसमें काफी स्लो ब्रेकडाउन होता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज 13% पे अल्कोहल जो है वो उसके प्रोड्यूस करने वाले को ही टॉक्सिक हो जाता है, और कम, इस वजह से कम एनर्जी मिलता है इसमें। ऑलराइट, एरोबिक रेस्पिरेशन को काफी बारी हम एम्फिबोलिक पाथवे भी कहते हैं बेटा। क्यों एम्फिबोलिक पाथवे कहते हैं? बिकॉज जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस दोनों ही रिएक्शंस हो जाते हैं, यानी तोड़ने वाले और जोड़ने वाले दोनों रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से उसको एम्फिबोलिक पाथवे भी कहते हैं। जैसे एसिड अल्डिहाइड को अगर हम किसी दूसरे केमिकल्स के साथ जोड़े तो हमको फैटी एसिड्स, क्यूटेन, कैरोटीनॉइड्स, टर्पिन, गिबरेलिक एसिड्स या दूसरे अरोमेटिक कंपाउंड्स बन के मिल सकते हैं। और इन्हीं कंपाउंड्स को तोड़ के हमको एसिटाल्डिहाइड, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए वापस मिल सकता है, जिस वजह से हम उसको एम्फिबोलिक पाथवे कह सकते हैं। जब हम रेस्पिरेशन का बात करते हैं तो अलग अलग रिसोर्सेस रहेंगे ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स दैट आर पॉसिबली सीन अराउंड अस। तो ये जो अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट्स होते हैं जो हमारे आसपास हमको दिखते हैं या जो हम खाते हैं, उसमें से फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन सबसे मेजर सबस्ट्रेट्स हो गए, जिसमें हमें पता है कि हमने तो पूरा कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़ा, लेकिन प्रोटीन और फैट्स भी तो होते हैं जो डाइजेशन में यूज होता है या हम खाते हैं। तो जो प्रोटीन हम खाते हैं बेटा, वो प्रोटीन जनरली टूट के बनता है पायरुविक एसिड या एसिटाल्डिहाइड, दैट इज एसिड, सॉरी, एसिटाइल कोएंजाइम ए। वेरएस फैट्स जो है वो टूट के बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो प्रोटीन जो है वो दो केमिकल बनने की काबिलियत रखता है, पायरुविक एसिड एज वेल एज एसिटाइल कोएंजाइम ए, जबकि फैट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और
कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही बनता है, जिस वजह से इसको this particular chemical that we are talking about, which is acetyl coenzyme A, is said to be a common point of respiration for all different types of sources, that is substrates. All right, बेटा? एक कॉन्सेप्ट दिया है हमको जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जो बेसिकली कोरिलेशन है ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इवॉल्व टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, जिसमें जनरली कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू वैल्यू हमेशा 1 रहता है, बिकॉज एज वी कैन सी ओवर हियर 6 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा ओवर 6 ऑक्सीजन टेकन, सो वो हमेशा 1 रहेगा। फैट्स का आरक्यू वैल्यू जनरली 1 से कम रहता है, विच इज 0.7। प्रोटीन का 0.9 होगा। ऑर्गेनिक एसिड्स विल ऑलवेज बी मोर देन 1। एंड जो इनऑर्गेनिक सॉरी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, anaerobic respiration will have RQ value to be as infinity। ठीक है, जो germinating seeds होते हैं, germinating seeds जो होते हैं, generally germinating seeds का भी it has to be more than 1 only because organic acids are involved in that। ठीक है, so as we can see for fats they have given in NCERT that for tripalmitin 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं ओवर 145 ऑक्सीजन टू गिव यू 0.7 का आंसर। ठीक है, so that's where we end with your chapter beta। I hope you've understood the entire concept of respiration। If there are any doubts you are always welcome to contact us। All right, till then keep preparing, best of luck for your NEET examination, do well and stay motivated।